जैसा कि हमने सिलो टाइकिंग के पिछले एपिसोड में देखा था कि उस लाइट को निकलता हुआ तीनों बीस्ट क्लेन, वॉरमॉन्गर्स और डीमंस ने देख लिया था, जिसे देखकर वो सभी गॉड बरिंग फॉरबिडन एरिया की ओर जाने लगते हैं। और तब हमने इज़ुमिंग को देखा था, वो फाइनली उस डिवाइन फॉक्स वीपन को उठाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहाँ पर एक गोल्डन मार्शल गॉड भी आ जाता है जो कि उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों बहुत ही मुश्किल से रोकते हैं। और इसी तरह उसमें फाइट होने लगता है, जिसमें गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू, सिलो टाइकिंग और इज़ुमिंग पर अकेले ही बहुत भारी पड़ रहा था। तभी हमने नाइन टेल फॉक्स को देखा था, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर डुगुजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 80 की शुरुआत होती है, तो हम गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू को देखते हैं, जो कि इज़ुमिंग पर अटैक कर देता है, पर इज़ुमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तभी सिलो टाइकिंग भी डुगुजू पर अटैक कर देता है, पर डुगुजू सिलो टाइकिंग के अटैक से बचकर पीछे हो जाता है। तभी नाइन टेल फॉक्स भी डुगुजू पर अटैक कर देती है और डुगुजू और नाइन टेल फॉक्स में फाइट होने लगता है, जहां नाइन टेल फॉक्स अपने मार्शल आर्ट का यूज़ कर डुगुजू को बहुत अच्छे से टक्कर दे रही थी, जिससे डुगुजू बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को चारों तरफ रिलीज कर देता है। और उसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था, जिससे सिलो टाइकिंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे किसी न किसी तरह मारना होगा। जिसके बाद हम डुगुजू को देखते हैं, जो कि अपने किसी स्किल का यूज़ करता है और इज़ुमिंग, सिलो टाइकिंग और नाइन टेल फॉक्स पर एक ही साथ अटैक कर देता है और एक शील्ड बनाकर नाइन टेल फॉक्स की तरफ जाने लगता है। पर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिलो टाइकिंग ने अपने स्पीयर से डुगुजू के शील्ड पर अटैक कर अपने स्पीयर को डुगुजू के शील्ड के आर पार कर दिया था। तब नाइन टेल फॉक्स डुगुजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और इज़ुमिंग भी डुगुजू पर अपने डिवाइन फॉक्स वीपन से अटैक करने के लिए आगे जाने लगती है, पर डुगुजू एक फायरवॉल बनाकर सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है। पर तभी इज़ुमिंग और नाइन टेल फॉक्स एक साथ गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक कर देते हैं, जिससे डुगुजू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, जिससे डुगुजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो तुरंत ही अपने किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्क डिवाइन थंडर आ जाते हैं, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग अपने थंडर अल्केमी स्किल का यूज़ करता है और डार्क डिवाइन थंडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू बहुत हंसने लगता है और हंसते हुए सिलो टाइकिंग से कहता है कि सिलो टाइकिंग, तुम कुछ चीज़ नहीं जानते हो और तुम उन सब को जानने के काबिल भी नहीं हो कि डार्क डिवाइन थंडर किस चीज़ से मिलकर बना है। और मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिसने भी डार्क डिवाइन थंडर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है, वो लोग इस डार्क डिवाइन थंडर के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। ये कहने के बाद गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू अपने थंडर कंट्रोलिंग मास्टर टेक्निक का यूज़ करते हुए सिलो टाइकिंग से कहता है कि अब तुम मेरे वार स्लेव बनोगे। जिसे सुनकर इज़ुमिंग को सिलो टाइकिंग की बहुत फिक्र होने लगती है और वह बहुत ही परेशान भी हो जाती है और सिलो टाइकिंग से कहती है कि सिलो टाइकिंग, तुम अपने बॉडी को रिफाइन करना बंद कर दो। जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है, क्योंकि जो डार्क डिवाइन थंडर है वो सिलो टाइकिंग के बॉडी के हर कॉर्नर में घुस गया होगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। जिस पर इज़ुमिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिलो टाइकिंग है। जिस पर नाइन टेल फॉक्स इज़ुमिंग को बताती है कि ये डार्क डिवाइन थंडर डार्क स्टार रियाल्म के पावर से मिलकर बना है। जिस पर इज़ुमिंग कुछ सोचकर नाइन टेल फॉक्स को कहती है तो चलो ठीक है, इसे मार दिया जाए। पर जैसे ही वो सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी सिलो टाइकिंग अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि ये नहीं हो सकता। तब गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजाई भी इसे देखकर कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता और वो सिलो टाइकिंग से पूछता है कि तुम किस टाइप की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो, जिससे तुम इस डार्क डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिए हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम्हारा डार्क डिवाइन थंडर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि इससे मेरी पूरी बॉडी रिफाइन नहीं हो पाई है, सिर्फ मेरे वेसल्स ही रिफाइन हो पाए हैं। सिलो टाइकिंग को सही सलामत देखकर इज़ुमिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इसने तो गोल्डन गॉड वेसल को प्राप्त कर लिया है। और नाइन टेल फॉक्स भी बोलती है कि अपने बॉडी को डार्क डिवाइन थंडर से रिफाइन कर गोल्डन गॉड वेसल को पाना, ये तो एक मिरेकल है। और नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि गॉड फॉक्स क्लेन को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
जिसके बाद हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसका ऑरा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद वो गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू को कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। ये कहकर सिलो टाइकिंग अपने ब्राइट धर्मा स्किल टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज कर देता है, जिससे वहाँ पर सिल्वर टाइगर की स्पिरिट को देखते हैं जो कि डुगुजू पर अटैक कर देती है, जिससे डुगुजू डॉज कर लेता है। पर तभी उस पर डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से इजविंग और नाइन टेल फॉक्स ने अटैक कर दिया था, जिससे डुगुजू पीछे हो जाता है और पीछे होते ही डुगुजू तुरंत अपने थंडर किल स्किल का यूज कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होने लगता है, जिससे सिल्वर टाइगर की स्पिरिट वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल का यूज कर देता है, जिससे एक लंबी सी चैन डुगुजू को कैद कर लेती है। पर दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मार्शल गॉड तो मार्शल गॉड रहता है, इसीलिए गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू सिल्वर टाइकिंग के अटैक को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब फिर इजविंग और नाइन टेल फॉक्स उस डिवाइन फॉक्स वीपन का यूज करके डुगुजू पर अटैक कर देते हैं, पर इस बार डुगुजू भी अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ लड़कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से डुगुजू पीछे हो जाता है। पर तभी सिल्वर टाइकिंग अपने टाइगर स्पीयर स्किल का यूज कर डुगुजू पर अटैक कर देता है, जिसे डुगुजू रोकने की बहुत कोशिश करता है। भले ही डुगुजू ने सिल्वर टाइकिंग के टाइगर किंग स्पीयर स्किल को पहले रोक दिया था, पर इस बार डुगुजू पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था, इसीलिए इस बार सिल्वर टाइकिंग के अटैक को नहीं रोक पाता और अपने घुटनों के बल आ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो अपने किसी स्किल का यूज़ कर नाइन टेल फॉक्स, इजविंग और सिल्वर टाइकिंग को किसी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है, जिसे देखकर नाइन टेल फॉक्स डुगुजू से कहती है कि डुगुजू, यहाँ की सील तुम्हारी वजह से टूट रही है और अब तुम इससे ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते। जिस पर इजविंग पूछते हैं कि डुगुजू कैसे इस सील को खुद ही डैमेज कर रहा है, जिस पर नाइन टेल फॉक्स बताती है कि जो डार्क डिवाइन थंडर है वो इस सील की पावर है, इसकी मदद से पहले बैटलफील्ड पर बीस्ट के फाइट को रोकने के लिए यूज़ किया जाता था। जिस पर सिल्वर टाइकिंग नाइन टेल फॉक्स से पूछता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं आया था। तब नाइन टेल फॉक्स सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि कैसा डिजास्टर, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर डिजास्टर आया था। और वो आगे बताती है कि ये सब डुगुजू के क्लैन ने क्रिएट किया है और मुझे डुगुजू के क्लैन के बारे में कुछ नहीं मालूम, और मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता देती हूँ कि यहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं आया था। और अगर हेवन इतना ज़्यादा बुद्धिमान होता तो कभी भी बैटलफील्ड ब्लॉक नहीं हुआ होता। जिस पर सिल्वर टाइकिंग हैरान होते हुए पूछता है कि क्या इसका मतलब अभी भी वो सब लोग जिंदा हैं। दोस्तों मुझे पता है कि नाइन टेल फॉक्स और सिल्वर टाइकिंग के बीच जितनी भी बातें हो रही हैं शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम जानते हैं कि कई हज़ार साल पहले बहुत से पावरफुल क्लैन ने एक दूसरे पर नेतृत्व यानी एक दूसरे क्लैन के ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत फाइट किया था, जिससे हेवन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से क्लैन गायब हो गए। उस समय क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। तो चलिए अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सिल्वर टाइकिंग ने नाइन टेल फॉक्स से पूछा था कि क्या सच में वो सब लोग अभी भी जिंदा हैं, जिस पर नाइन टेल फॉक्स सिल्वर टाइकिंग को बताती है कि हाँ वो सब लोग जिंदा हैं, पर वो सब लोग की हालत जैसी है उसे देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो लोग जिंदा हैं या फिर मुर्दा, क्योंकि डार्क डिवाइन थंडर की वजह से वो लोग बैटलफील्ड पर अभी भी कोमा के हालत में पड़े हुए हैं। तब सिल्वर टाइकिंग पूछता है कि पर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर नाइन टेल फॉक्स बताती है कि उसके क्लैन की जो पैट्रियाज थी उनके पास डार्क स्टार रियान को ब्रेक थ्रू करने की पावर थी, पर उन्होंने ब्रेक थ्रू करने की जगह मुझे अपने लास्ट पावर की मदद से मुझे यहाँ पर भेज दिया और इस डिवाइन फॉक्स वीपन को भी मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। और उनका मानना था कि एक दिन कोई आएगा जो उसे जगाएगा और हम सबको इस हालत से बाहर निकालेगा, जिससे सुनकर इजविंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि जब गॉड फॉक्स क्लैन की पैट्रियाज वापस आ जाएंगी तब कोई भी मेरे मून फॉक्स क्लैन को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। और सिल्वर टाइकिंग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अब फिर से जो पहले बहुत पावरफुल क्लैन थे वो वापस लौटेंगे और अब फिर से बहुत से नए नए पावरफुल लोगों का जन्म होगा, जिससे तीनों क्लैन में जितनी भी फाइट हो रही है वो बंद हो जाएगी। पर तभी नाइन टेल फॉक्स इजविंग और सिल्वर टाइकिंग से बोलती है कि जल्दी उधर देखो, डुगुजू बायोथियान को लेकर यहाँ से भाग रहा है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी स्किल है, जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है हाँ
हाँ, और इसका यूज़ कर डुगुजू बायेतियान को अपना वार स्लेव बनाना चाहता है। और वो आगे बोलती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, जिस पर सिलो टाइगिंग बोलता है कि पहले हमें खुद को हील कर लेना चाहिए, उसके बाद हम तीनों एक साथ इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है ठीक है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम डुगुजू को एक केव के अंदर देखते हैं, जहाँ बायोतियान और 2 डीमंस की ज़मीन पर बॉडी पड़ी होती है, जहाँ डुगुजू उन तीनों को अपने पावर से उठा देता है और उन तीनों को कहता है कि मैं तुम तीनों को गोल्डन गॉड बोन दूंगा अगर तुम तीनों मेरे वार स्लेव बनोगे तो, और जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगा तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। और डुगुजू के ये बोलते ही हमारा एपिसोड 80 यहीं पर समाप्त हो जाता है। शुरुआत होती है तो हम इजमिंग, नाइन टेल फॉक्स और सिलो टाइकिंग को देखते हैं। वो तीनों ही इस फॉर्मेशन को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत ही कोशिश के बाद वो फाइनली उस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। और उस फॉर्मेशन से आज़ाद होते ही नाइन टेल फॉक्स कहती है कि जल्दी चलो नहीं तो डुगुजू भाग जाएगा। जिसके बाद वो तीनों ही डुगुजू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और डुगुजू को बहुत ही ढूंढने के बाद भी जब उन्हें डुगुजू नहीं मिलता है तो वो तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ इजमिंग कहती है लगता है कि जब वो हम लोग की नज़रों से दूर हो गया था तब उसने अपने भागने के डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया है और यहाँ तक कि उसने अपने भागने के निशान को भी मिटा दिया है। जिस पर सिलो टाइगिंग बोलता है ठीक है, अब हम उसे अलग अलग होकर ढूंढेंगे। जिसके बाद वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में डुगुजू को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें डुगुजू कहीं नहीं मिलता। तो तीनों ही एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ नाइन टेल फॉक्स पूछती है क्या तुम दोनों को डुगुजू का पता चला। जिस पर सिलो टाइकिंग अपने सिर को नाम हिलाकर जवाब देता है, पर तभी सिलो टाइकिंग को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि सिलो टाइकिंग का नाम पुकार रही थी। तो तभी सिलो टाइकिंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने निंग किंग फैंग खड़ा होता है। तब सिलो टाइकिंग उससे पूछता है कि ब्रदर नी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या तीनों बीस्ट क्लैन बायांग सिटी पर अटैक करने नहीं गए थे? जिस पर निंग किंग फैंग कहता है कि मैंने गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से एक लाइट निकलते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ज़रूर कोई सुप्रीम टोकन अपीयर हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चला आया। पर जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में पर्पल और गोल्ड वूल भी दिखे थे। जिस पर सिलो टाइगिंग बोलता है हाँ, वो लाइट यहीं से निकल रहा था और वो लाइट एक गोल्डन मार्शल गॉड के अपीयर होने की वजह से निकल रहा था, जिसको अभी हम मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जिस पर निंग किंग फैंग कहता है सिलो टाइकिंग तुम मुझसे ज़रूर मजाक कर रहे होगे, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड तो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए उनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता और गोल्डन मार्शल गॉड को मारना ये तो बहुत ही दूर की बात है। ये कहने के बाद निंग किंग फैंग इजमिंग, सिलो टाइकिंग और नाइन टेल फॉक्स को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि तुम तीनों तो बहुत पावरफुल हो, क्या तुम तीनों मेरे साथ एक जगह को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो? तब इजमिंग पूछती है क्या वहाँ पर कोई ट्रेजर है? तब निंग किंग फैंग बोलता है हाँ, वहाँ पर गोल्डन डिवाइन लोटस मौजूद है, जिसके एक पंखुड़ी की मदद से हम अपने एक गोल्डन गॉड बोन या फिर एक गोल्डन गॉड आई को रिफाइन कर सकते हैं। तब वो तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसके बाद निंग किंग फैंग के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो चारों इस जगह पर जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सिलो टाइकिंग उन सभी को रोक देता है और कहता है कि उसे खून की महक आ रही है। तब इजमिंग कहती है क्या ये डुगुजू हो सकता है? जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है तो चलो पहले इसे मार दिया जाए। ये कहकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं, पर निंग किंग फैंग अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये तीनों एक गोल्डन मार्शल गॉड का शिकार कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगता है क्या सच में ये तीनों एक गोल्डन मार्शल गॉड का शिकार कर रहे हैं? जिसके बाद वो भी इन तीनों के साथ जाने लगता है, पर तभी वो सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन सब के सामने 2 बीस्ट किंग खड़े होते हैं, जिसको देखकर निंग किंग फैंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो डोमिनिक विंस किंग है और पर्पल थंडर लीपर्ड है। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि क्या तुम इन दोनों बीस्ट को जानते हो? तब निंग किंग फैंग कहता है हाँ, क्योंकि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया के ये दोनों बीस्ट 100 बीस्ट माउंटेन में बहुत ही फेमस हैं, और जो तुम इन दोनों पर पर्पल और वाइट कलर की थंडर देख रहे हो ये गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया की वजह से हुआ है, जिससे ये दोनों अब लेवल 6 के डोमिनिक बीस्ट बन गए हैं और इन दोनों के पास गोल्डन डिवाइन इपिफनी भी है। जिसके बाद हमारा व्यू उन दोनों बीस्ट पर जाता है, जहाँ वो दोनों बीस्ट एक प्रोटेक्शन सील पर अटैक कर रहे थे, जिसके अंदर हम एक बीस्ट को देखते हैं, जिसे देखकर नाइन टेल फॉक्स कहती है ये तो फायर जेट ग्लास के फायर लॉर्ड किंग का डोमिनिक गॉड बोन है। जिसे सुनकर निंग किंग फैंग कहता है फायर लॉर्ड किंग, इसके बारे में तो बहुत सी अफवाहें हैं कि ये लेवल 6 का डोमिनिक बीस्ट होते हैं, जिनके पास लेवल 7 को भी ब्रेक थ्रू करने का चांस होता है। तभी हम वहाँ पर डोमिनिक गॉड बोन को देखते हैं,
जिसे देखकर इजुमिंग कहती है हो सकता है इसे प्राप्त करने के बाद हमें फायर लॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस मिल जाए। इजुमिंग के ये कहते ही वो तीनों उस डेमनिक गॉड बोन को लेने के लिए उन दोनों बीस्ट की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सिल्वर टाइकिंग पे जाता है, जो कि उन दोनों बीस्ट को देखते हुए कोई नए स्किल के बारे में सोच रहा था और बहुत ही सोचने के बाद सिल्वर टाइकिंग खुद का एक नया स्किल बना लेता है और अपने स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए वो अपने चैन से बने स्पीयर को बुलाता है और उसे पकड़कर थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जहां वो सभी उस डेमनिक गॉड बोन को लेने के लिए उन दोनों डेमनिक बीस्ट की ओर जा रहे थे। पर तभी डेमनिक विंस किंग निंग फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे निंग फैंग अपने हाथ से रोकने लगता है। और दूसरी साइड नाइन-टेल फॉक्स पर पर्पल थंडर लीपर्ड ने अटैक कर दिया था, पर तभी इजुमिंग बीच में आकर पर्पल थंडर लीपर्ड के अटैक को डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से रोकने की कोशिश करती है और नाइन-टेल फॉक्स भी अपनी पावर को इजुमिंग को देने लगती है ताकि इजुमिंग बीस्ट के अटैक को डिफेंड कर सके। पर तभी उस फायर लॉर्ड किंग की आँख खुल जाती है और वो उस डेमनिक गॉड बोन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे इजुमिंग, नाइन-टेल फॉक्स, निंग फैंग और वो दोनों डेमनिक बीस्ट भी जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू सिल्वर टाइकिंग पे जाता है, जो कि अपने स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके नए स्किल की वजह से उसके चैन वाले वीपन का कलर चेंज होकर गोल्डन कलर का हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर को चेक करने के लिए पास के माउंटेन की चोटी पर अपने चैन वीपन की मदद से उसे पकड़ लेता है और बस अपने हाथ के इशारों से ही उस पहाड़ की चोटी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मेरे इस नए स्किल से डुगुजू बिल्कुल हैरान हो जाएगा। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ जाने के बाद सिल्वर टाइकिंग एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि सामने जमीन में बहुत बड़ी दरार होती है, बल्कि वो दरार नहीं एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। जिसको देखते हुए सिल्वर टाइकिंग कहता है कहीं यहीं से तो नहीं गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया का सील ब्रेक हो गया है। और पहले नाइन-टेल फॉक्स और अब फायर लॉर्ड किंग जो कि गॉड फॉक्स क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो सब अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं सभी क्लैन्स ने उस बैटलफील्ड से वापस आने के लिए अपने अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा होगा? ये कहकर सिल्वर टाइकिंग उस गड्ढे में कूद जाता है और पास के तालाब में अपने स्पीयर को डालकर कुछ ढूंढने लगता है और बहुत ही ढूंढने के बाद उसे गोल्डन डिवाइन लोटस मिलता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो वही गोल्डन गॉड लोटस है जिसके बारे में निंग फैंग ने बताया था और अब इसकी मदद से मैं अपने पांचों ऑर्गन को रिफाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग उस गोल्डन गॉड लोटस को अपने पास रखकर उस गड्ढे में से निकलकर और दूसरे गड्ढे के सामने जाकर उसके अंदर देखने लगता है, जिसके अंदर कोई पावरफुल बीस्ट मौजूद था जिसका नाम फ्लेम ड्रैगन हॉर्स था और उस बीस्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स निकल रहा था, जिसे महसूस कर सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो बीस्ट बहुत ही पावरफुल है और लगता है कि इसने अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग उसके आगे वाले गड्ढे के पास जाकर उसके अंदर देखने लगता है, जिसके अंदर कोई ट्रेजर मौजूद था, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है फ्लेम ड्रैगन हॉर्स और ये ट्रेजर बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग वहाँ से आगे चला जाता है और एक पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ उसके सामने फायर लॉर्ड किंग भाग रहा था, जिसके पीछे पीछे इजुमिंग, नाइन-टेल फॉक्स, निंग फैंग और वही दोनों डेमनिक बीस्ट भाग रहे होते हैं। जहाँ सिल्वर टाइकिंग फायर लॉर्ड किंग को भागते हुए देखकर कहता है यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और फायर लॉर्ड किंग के ऐसे भागने के पीछे जरूर कोई कारण है या फिर यहाँ पर कुछ राज छुपा हुआ है। जिसके बाद हमारा व्यू फायर लॉर्ड किंग पर जाता है, जो कि भागते भागते अचानक से कहीं गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इजुमिंग, नाइन-टेल फॉक्स, निंग फैंग और वो दोनों बीस्ट एक जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें गड्ढे में से एक डिवाइन फर्नेस को निकलते हुए देखते हैं। पर तभी वहाँ पर सिस्टर लू और यावुजू और उन दोनों के साथी भी आ जाते हैं, जहाँ सिस्टर लू को देखकर इजुमिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 81 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हम यावुजू को देखते हैं जो कि सिस्टर लू को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। पर तभी वहाँ पर यांगलिंग जियू आ जाती है, जिसे देखकर यावुजू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इस ट्रेजर को लेने के बारे में तो सोचना भी मत। जिस पर यांगलिंग जियू यावुजू पर अपने पावर से अटैक कर देती है, पर यावुजू उसके अटैक को डॉज कर लेती है। पर यांगलिंग जियू यावुजू पर फिर अटैक करने लगती है, तो यावुजू अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक से खुद को डिफेंड करने लगती है, जिसकी वजह से उसका सारा अटैक
उसके स्वॉर्ड से लड़कर उस डिवाइन फर्नेस से जाकर टकरा जाता है, जिससे उस डिवाइन फर्नेस में से कई ट्रेजर निकलते हैं, जिसे देखकर सब उसे लेने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम फायर लॉर्ड किंग को देखते हैं जहाँ वो कहीं जा रहा होता है, पर फिर एक जगह पर जाने के बाद वो रुक जाता है और अपने पावर को रिलीज़ कर देता है। जहाँ हमने कुछ और बीस्ट को देखा था, जहाँ वो सब भी अपने अपने पावर को रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ वो बीस्ट बहुत पावरफुल दिख रहे थे। और हमने वहाँ पर डिवाइन फर्नेस को भी देखा था, और उसके बाद हमने वहाँ पर एक फ्लैग और एक डिवाइन स्वॉर्ड को भी देखा था। और वो सब बीस्ट और वो सब ट्रेजर मिलकर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पास में जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े में टूट कर बिखर जाता है, जिसमें से हम किसी बहुत ही पावरफुल स्टोन जाइंट को निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर नाइन टेल्स फॉक्स बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है ये तो आई ऑफ सील है। और वो आगे बोलती है कि अगर हमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो बैटलफील्ड पर जो सील लगा है वो 3-4 सालों में अपने आप ही हट जाएगा। तब इजमिंग कहती है क्या यही फायर जेट ग्लास क्लेन के वापस लौटने का बैकअप प्लान है, जिस पर नाइन टेल्स फॉक्स कहती है नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है। जिसके बाद नाइन टेल्स फॉक्स आगे बोलती है कि स्काई स्केपर स्वॉर्ड, फियरलेस वॉरियर्स एंड इमॉर्टल डैन, ये सब पूरे 9 क्लेन के एक होने का सिंबल को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि जब पैट्रियाज ने मुझे बैटलफील्ड से यहाँ पर भेजने के लिए अपने पूरे लास्ट पावर को यूज़ किया था, तब उन्होंने बाकी सभी क्लेन्स को भी बैटलफील्ड से लौटने का चांस दिया होगा। और अब मेरे जागने से यहाँ का सील ज़रूर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, इसलिए डुगजू हमें रोक रहा था। पर इस बार मुझे किसी ना किसी तरह इस आई ऑफ सील को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद हमारा व्यू आई ऑफ सील पर जाता है, जहाँ सभी बीस्ट और वो डिवाइन ट्रेजर एक साथ उस आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तब आई ऑफ सील अपने हाथ से उन सबको दूर कर देता है, पर तभी फोनिक्स बीस्ट उस आई ऑफ सील पर अटैक कर देती है। पर आई ऑफ सील उस फोनिक्स बीस्ट के पंखों को पकड़कर उखाड़ देता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद आई ऑफ सील उन सभी ट्रेजर पर अटैक कर उन सबको दूर कर देता है। जिसके बाद हम फायर लॉर्ड किंग को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए आई ऑफ सील के पैर पर अटैक कर देता है, जिससे आई ऑफ सील बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फायर लॉर्ड किंग पर अटैक कर देता है, जिससे फायर लॉर्ड किंग बहुत ही बुरी हालत में पीछे दूर जाकर गिरता है। तब फायर लॉर्ड किंग को खत्म करने के लिए आई ऑफ सील उस पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर सिल्वर टाई किंग अपने नए स्किल की मदद से आई ऑफ सील के हाथ को पकड़कर खींचने लगता है। पर तभी डिवाइन फर्नेस उस पर अटैक कर देता है। तब आई ऑफ सील डिवाइन फर्नेस पर अटैक कर देता है, पर डिवाइन फर्नेस ने आई ऑफ सील के हाथ पर अटैक किया था, जिसको सिल्वर टाई किंग ने अपने नए स्किल से पकड़ कर रखा था। पर आई ऑफ सील अपने दूसरे हाथ से डिवाइन फर्नेस पर अटैक कर देता है, पर डिवाइन फर्नेस सही समय पर वहां से हट जाता है, जिससे आई ऑफ सील अपने अटैक से अपने ही हाथ को तोड़ देता है, जिससे ये सीन बहुत ही फनी हो जाता है। आई ऑफ सील अपने हाथ को दोबारा से बना लेता है और सिल्वर टाई किंग और डिवाइन फर्नेस पर अटैक कर देता है, पर डिवाइन फर्नेस और सिल्वर टाई किंग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और तब सिल्वर टाई किंग कहता है कि इसकी पावर तो धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। तब नाइन टेल्स फॉक्स कहती है ये सब एक दिखावा है, और जो भी ये सब इसके पीछे कर रहा है उसका मेन टारगेट मॉर्टर रियाल्म है, और अगर हमने जल्द से जल्द सभी क्लेन्स को आज़ाद नहीं किया तो इसकी वजह से मॉर्टर रियाल्म को बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ेगा। जिसके बाद हम उन दोनों बीस्ट किंग को देखते हैं, जो कि आई ऑफ सील को देखकर वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। जिसके बाद इजमिंग और निंकिंग फैंग उस आई ऑफ सील पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर आई ऑफ सील बहुत ही आराम से उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद आई ऑफ सील अपने थोड़े से पावर को रिलीज कर देता है, जिससे डिवाइन स्वॉर्ड और डिवाइन फर्नेस और सिल्वर टाइगर किंग भी पीछे हो जाते हैं। तभी इजमिंग और निंकिंग फैंग आई ऑफ सील की आंखों पर अटैक कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सिल्वर टाई किंग उस डिवाइन स्वॉर्ड को बुलाकर उससे आई ऑफ सील की पीठ पर अटैक कर देता है। तब आई ऑफ सील जैसे ही सिल्वर टाई किंग पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी एक बीस्ट बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में उस डिवाइन फर्नेस को पकड़कर उस आई ऑफ सील के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी आई ऑफ सील पीछे मुड़कर उस बीस्ट के अटैक को रोककर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमने उस फोनिक्स बीस्ट के एक पंख को देखते हैं, जो कि फोनिक्स बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो फोनिक्स उस आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे आई ऑफ सील मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता है। पर तभी सिल्वर टाई किंग अपने स्पीयर से आई ऑफ सील पर जो स्वॉर्ड लगा था उस पर अटैक कर देता है, आई ऑफ सील के आर पार कर देता है, जिससे आई ऑफ सील बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रह्मदेव बन जाता है।
भाइयों, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इसके 2 सिर और 4 हाथ निकल आते हैं। लगता है एनिमेशन वालों ने हमारे ब्रह्मदेव को कॉपी कर लिया है, पर ब्रह्मदेव कहना ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उनके 3 सिर थे। ये लगता है कि ये कोई राक्षस है। चलिए जोक सपाट की बातें तो अब बाद में, अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जो कि आई ऑफ सील से कहता है कि अब तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। भाई देख रहे हो ये क्या कह रहा है, अब तो लग रहा है कि वो अपने फॉर्म में आया है, पूरा एकदम राक्षस फॉर्म में। पर सिल्वर टाइकिंग कह रहा है वो कमज़ोर है, क्या कर सकते हैं। ये कहकर सिल्वर टाइकिंग अपने किसी स्किल की मदद से वहाँ पर कई सारे फायर बॉल बना लेता है और आई ऑफ सील पर अटैक कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग खुद ही आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़कर आई ऑफ सील के और अंदर घुसाने लगता है, जिससे आई ऑफ सील बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगता है और अंत में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर यूजीमिंग, नाइनटेल फॉक्स और किंग फैंग बहुत खुश होने लगते हैं। पर तभी हम आई ऑफ सील के टुकड़े को देखते हैं, जहां सब टुकड़े मिलकर 3 स्टोन जायंट बन जाते हैं और सिल्वर टाइकिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे फाइट करने की। ये कहते हुए सिल्वर टाइकिंग अपने हाथ में पावर को जनरेट कर एक स्टोन जायंट पर अटैक कर देता है। उसके बाद अपने स्पीयर को उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो अपने स्पीयर से उस जायंट पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग नीचे आ जाता है। ये देखकर बाकी के 2 स्टोन जाइंट एक हो जाते हैं और एक स्टोन जाइंट बन जाते हैं, जिस पर सिल्वर टाइकिंग उस डिवाइन फर्नेस से उस स्टोन जाइंट पर अटैक कर देता है। पर स्टोन जाइंट उसके अटैक को डॉज कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को सिल्वर टाइकिंग बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में डॉज कर लेता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, पर स्टोन जाइंट भी सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है, जिससे सिल्वर टाइकिंग पीछे हो जाता है। और सिल्वर टाइकिंग पीछे होते ही अपने मार्शल गॉड स्किल स्नो डीमन फ्रीजिंग का यूज कर उस स्टोन जायंट को एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है। और इस बार उसका स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल बहुत ही यूनिक दिख रहा था। जिसके बाद वो अपने किसी स्किल का यूज कर अपने स्पीयर के कई क्लोन बनाकर अपने स्पीयर में एक कर उस स्टोन जायंट पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टोन जायंट बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो किसी तरह उठकर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर यूजीमिंग और निंकिंग फैंग अपने अपने पावर को जनरेट कर उस स्टोन जायंट पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो स्टोन जायंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिसका फ़ायदा उठाकर फायर लॉर्ड किंग स्टोन जायंट पर अटैक कर उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम यावुजू और सिस्टर लू को फाइट करते हुए देखते हैं। पर तभी यावुजू सिस्टर लू के अटैक को डॉज कर यांग लिंग जियो के पास आकर खड़ी हो जाती है। पर तभी यांग लिंग जियो वहाँ के 3 पील्स को लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिस पर यावुजू गुस्सा होकर उसके पीछे जाने लगती है और यावुजू के साथी भी उसके साथ उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम सिस्टर लू को देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग और बाकी सब भी वहाँ पर आ गए थे। पर तभी निंकिंग फैंग के पास फोनिक्स का वही पंख जाता है, जिसे देखकर नाइनटेल फॉक्स कहती है ये टोकन है, इसे जल्दी से रिफाइन कर लो। जिसके बाद निंकिंग फैंग भी वहीं पर बैठकर उसे रिफाइन करने लगता है। तब यूजीमिंग और नाइनटेल फॉक्स उस फ्लेम ड्रैगन हॉर्स के पास जाने लगती हैं, जहाँ यूजीमिंग नाइनटेल फॉक्स से कहती है मेरे पास पहले से ही ये डिवाइन फॉक्स वीपन है, तो तुम इसे रख सकती हो। जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है पर वो वीपन मेरा है। तब यूजीमिंग कहती है ये सब बीती बात है, पर इस समय सब कुछ अलग है और इस वीपन ने मुझे अपना मास्टर चुना है। तब नाइनटेल फॉक्स कुछ सोचकर यूजीमिंग से कहती है ठीक है। जिसके बाद वह आगे बोलती है कि पर तुम कुछ भी कहो, ये डिवाइन फॉक्स वीपन सिर्फ पावरफुल लोगों को ही अपना मास्टर चुनता है और जब तुम मुझसे कमज़ोर हो जाओगी तो तुम ये वीपन मुझे लौटा देना। जिस पर यूजीमिंग कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे सुनकर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि कब से मून फॉक्स क्लेन में तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग आने लगे। और नाइनटेल फॉक्स के ये कहते हैं हमारा एपिसोड 82 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 83 पार्ट 1 की शुरुआत होती है, तो हम नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं जो कि उस फ्लेम ड्रैगन हॉर्स को अपने पास रख लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और ट्रेजर्स आ जाते हैं, जिसमें फायर लॉर्ड किंग और वे डिवाइन फर्नेस और डिवाइन स्वॉर्ड थे। जिसे देखकर यूजीमिंग कहती है कि इन ट्रेजर्स की स्पिरिट बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए इनके स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही इसे ले लो। जिसके बाद वो सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि लगता है कि जब तुम आई ऑफ सील से फाइट कर रहे थे तो तुम्हारी फाइटिंग स्किल से ये सभी बहुत प्रभावित हो गए हैं। अब तो लग रहा है कि मुझे भी इस फाइट में बहुत पहले
ही भाग ले लेना चाहिए था, क्या पता मुझे भी इससे कुछ फ़ायदा हो जाता। तब सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि हमारी तो डील हुई थी कि डिवाइन फॉक्स वीपन तुम्हारा होगा और बाकी जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे वो सब मेरे होंगे, पर अगर तुम और ट्रेजर्स चाहती हो तब तो तुम मेरी एहसानमंद हो जाओगी। जिस पर इज़मिंग बोलती है कि मैं इसे मांग नहीं रही हूँ, क्योंकि ये ट्रेजर्स अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं और अगर कोई ट्रेजर्स मुझे मिल भी जाता फिर भी तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। तब सिल्वर टाइकिंग हंसी मजाक करते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत चालाक फॉक्स हो। तब हम सिस्टर लुओ को देखते हैं जो कि इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर बहुत जेलस फील कर रही थी। तब इज़मिंग सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि तुम तो पहले से ही बहुत पावरफुल हो, तो ये ट्रेजर्स तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सिस्टर लुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टर लुओ सिल्वर टाइकिंग से प्यार करती थी और इज़मिंग को सिल्वर टाइकिंग से ऐसे बातें करते हुए देखकर वो पहले से जेलस हो रही थी और गुस्सा भी थी। इसीलिए इज़मिंग की इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इज़मिंग से बोलती हैं कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फायर लॉर्ड किंग जो कि फायर और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस समय इसके लिए हमारे ह्यूमन क्लेन में कोई सूटेबल पर्सन नहीं मौजूद है, पर हम इसे भविष्य में यूज़ करने के लिए बचा सकते हैं। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि इसके लिए सूटेबल पर्सन हमारे बीच में ही मौजूद है। तब सिल्वर टाइकिंग की बातों को सुनकर सब बहुत हैरान होकर पूछते हैं कि वो कौन है। तब सिल्वर टाइकिंग फायर लॉर्ड किंग के डेमनी गॉड बोन को बोलोंग को दे देता है, जिससे बोलोंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग सबको बताता है कि बोलोंग जिस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है उसके लिए ये फायर लॉर्ड किंग का डेमनी गॉड बोन परफेक्ट है और उस डेमनी गॉड बोन को पाकर बोलोंग बहुत खुश होता है और सिल्वर टाइकिंग से बोलता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरा हूँ। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग सबसे कहता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत जल्द सभी क्लेन से सबसे पावरफुल लोग बहुत बड़ी तादाद में अपीयर होने वाले हैं, इसीलिए ह्यूमन क्लेन को भी बहुत जल्द खुद को पावरफुल करना होगा। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग उस डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर लू सिमिंग को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम भी अच्छे से कल्टिवेट करना और अपने सिस्टर की तरह ही एक पावरफुल पर्सन बनना। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग उस डिवाइन फर्नेस को देखते हुए कहता है कि इस फर्नेस के अंदर मैजिक ऑफ एल्केमी छुपा हुआ है। जिसके बाद वो सिस्टर लू की तरफ जाते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने इस मैजिक ऑफ एल्केमी को समझ लिया तो ये तुम्हारे इंग और यांग के पावर में बहुत मदद करेगा, पर ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम करता है या नहीं। तब सिल्वर टाइकिंग उस डिवाइन फर्नेस को सिस्टर लू को दे देता है, जिस पर इज़मिंग बोलती है कि देखो तो क्या ये वही एरोगेंट सिस्टर लू है। भाई आप सब तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू को ऐसे बातें करते हुए देखकर इज़मिंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है अच्छा बस बहुत हुआ, अब सब लोग अच्छे से कल्टिवेट करो और मैं भी कल्टिवेट करने जा रहा हूँ। जिस पर इज़मिंग कहती है कि तुमने तो अपने सारे ट्रेजर्स को सब में बांट दिया है, तो अब तुम किस तरह कल्टिवेट करोगे। तब सिल्वर टाइकिंग उन सभी को गोल्डन गॉड लोटस दिखाता है और कहता है कि ये सब मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तब इज़मिंग सिल्वर टाइकिंग की तारीफ करते हुए कहती है सिल्वर टाइकिंग तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है तुम तो बहुत चालाक हो, तुम चाहती हो कि तुम मेरे ऊपर कोई भी फेवर ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसे लेते हुए देखा था, क्योंकि फायर लॉर्ड किंग जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मौजूद था। इस वजह इज़मिंग बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है। तब सिल्वर टाइकिंग तुरंत ही उस गोल्डन गॉड लोटस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर इज़मिंग थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे भी गोल्डन गॉड लोटस चाहिए था। इसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम यावुजू को देखते हैं जो कि यांग लिंगजू से कहती है कि वो पील्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो हम यांग लिंगजू को देखते हैं जो कि यावुजू से कहती है कि तुम तो मुझे जानती हो और तुम्हें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम्हारे जगह कोई गोल्डन मार्शल गॉड भी होता तो भी मैं उसकी बात नहीं सुनती और मुझे जो करना होता मैं वही करती। जिस पर यावुजू बोलती है कि लगता है तुम्हें खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो यांग लिंगजू कहती है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो तुम्हें कम से कम इज़मिंग की तरह तो पावरफुल होना ही चाहिए था, पर अफसोस की बात है कि तुम उतना भी पावरफुल नहीं हो। यांग लिंगजू की बातों से यावुजू बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। तब यांग लिंगजू और आगे कहती है कि अगर फिर भी तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ,
अब तो यावजू यांग लिंगजू की बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और गुस्सा भी हो जाती है, जिस पर यांग लिंगजू कहती है कि भले ही यूजमिंग और लुइंग को मैं पसंद नहीं करती, पर पावर के मामले में सिर्फ वही दोनों मेरे साथ खड़े होने के काबिल हैं। अब यांग लिंगजू के इस बात से तो यावजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने स्वॉर्ड को उसके तरफ करते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर यांग लिंगजू भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। पर तभी वहाँ पर डेमोनिक टाइगर किंग आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि ह्यूमन पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं और अब तो सिल्वर टाइगर किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और ऐसे समय पर ह्यूमन क्लेन को अगेंस्ट फाइट करने के लिए दोनों क्लेन को एक साथ काम करना चाहिए। क्या तुम दोनों को इस बात का डर नहीं है कि तुम दोनों की इस हरकतों की वजह से दोनों क्लेन के बीच जो फ्रेंडशिप है वो खत्म हो जाएगी? तब यावजू डेमोनिक टाइगर किंग को देखकर खुश होकर बोलती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? जिस पर डेमोनिक टाइगर किंग कहता है कि मुझे क्या होगा और मैं उतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे बस इस बात के लिए मरना पड़े कि मुझे सिल्वर टाइगर किंग ने कई हजार मील तक दौड़ाकर मुझे मारने की कोशिश की है और अब मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ और एक गोल्डन मार्शल गॉड की वजह से अब मेरे पास भी गोल्डन गॉड बोन है। इस पर सब हैरान होते हुए बोलते हैं क्या एक गोल्डन मार्शल गॉड? तब डेमोनिक टाइगर किंग बोलता है हाँ, एक गोल्डन मार्शल गॉड और उसके पास बहुत से ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम सब बहुत जल्द गोल्डन गॉड बॉडी पा सकते हैं। अगर तुम सभी गोल्डन गॉड बॉडी पाना चाहते हो तो तुम सब मेरे साथ आओ और हमें बस उसे कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर वो सभी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि अभी भी उस गोल्डन गॉड लोटस को रिफाइन कर रहा था। इसको रिफाइन करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग कहता है अब तो मैं सच में किसी के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर यूजमिंग हल्का से स्माइल करती है और उससे कहती है कि इससे पहले तो तुम गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में नहीं आना चाहते थे और जबकि मैंने तुम्हें 3 ड्रैगन बोन पिल देकर मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए राजी किया था, पर अब तो लगता है कि इसमें मेरा ही घाटा हो गया है। जिस पर सिल्वर टाइगर कहता है कि तुम तो बहुत चालाक लोमड़ी हो, तुम चाहती हो कि मुझे ऐसा फील हो कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। जिस पर यूजमिंग सिल्वर टाइगर को देखते हुए कहती है कि तुम तो बहुत हार्टलेस पर्सन हो। सिल्वर टाइगर कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, पहले हमें अब अपने मेन पॉइंट पाना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस पर यूजमिंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस समय किसी न किसी तरह डुगुजू को मारना चाहते हो। तब सिल्वर टाइगर कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने उसे ऑफेंड कर दिया है और अगर हम उसे अभी नहीं मारेंगे तो बाद में जब वो रिकवर हो जाएगा तो उसे मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और भाई ओतियान को भी मारना है। जिस पर यूजमिंग कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ जब वो डेमोनिक टाइगर किंग था तो वो एक बहुत ही एरोगेंट पर्सन था और वो किसी का भी गुलाम नहीं बनना चाहेगा और वो तो ह्यूमन क्लेन के मार्शल गॉड पैलेस के लाइब्रेरी का इंचार्ज भी रह चुका है, इसीलिए उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो कि ह्यूमन क्लेन के मार्शल आर्ट जीनियस वांग फेंग से भी ज़्यादा हो सकता है। और वो सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या उसके पास डुगुजू के थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी टेक्निक को खत्म करने का कोई तरीका होगा? और फिर वो आगे बोलती है कि और अगर बाई अतियान डुगुजू का दुश्मन बन जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डुगुजू के दोस्त भी मौजूद हो जो उसकी मदद कर सकते हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर कहता है तुम्हारा मतलब डेमोनिक विंस किंग और पर्पल थंडर लीपर्ड से है? तो यूजमिंग कहती है हाँ, क्योंकि वे सब डुगुजू के आते ही वहाँ से चले गए थे और उससे फाइट भी नहीं किए थे और वे सब लेवल 6 के बीच इस गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में लगी सील की वजह से हुए हैं, तो हो सकता है कि वे सब बाद में एक साथ हो जाएं। तब सिल्वर टाइगर कहता है तब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर यूजमिंग बोलती है कि हमें सबसे पहले उन दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए जिससे बाद में डुगुजू को हेल्पर्स ना मिल सकें। तब सिल्वर टाइगर बोलता है कि तब तो इसके बाद तो गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में मून फॉक्स क्लैन बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। जिसके बाद सिल्वर टाइगर निंग किम फैंग से कहता है कि तुम बायांग माउंटेन को छोड़ दो क्योंकि अब यहाँ पर मून फॉक्स क्लैन रहेंगे। और द सिल्वर टाइगर एपिसोड 84 पार्ट 1 की शुरुआत होती है तो हम यूजमिंग को देखते हैं जो कहती है कि मुझे नाइन टेल फॉक्स की बात याद आ रही है कि उसने कहा था कि ये जगह मून फॉक्स क्लैन की ही नहीं बल्कि पूरे फॉक्स क्लैन का फ्यूचर है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर कहता है कि वांग फेंग ने मुझे इस जगह के बारे में एक बार बताया था कि एक बुक के मुताबिक यहाँ पर ह्यूमन क्लैन के एक एंसेक्टर लो बाई आए थे जो कि यहाँ पर किसी से फाइट करने के लिए आए थे क्योंकि इमोरियल डैन ने उन पर एक फेवर किया था, इसीलिए उन्हें यहाँ पर उसके लिए फ़ाइट करने के लिए आना पड़ा था। पर उन्होंने किससे फ़ाइट किया इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। जिस पर यूजमिंग बोलती है कि मैंने भी इसके बारे में सुन रखा है और ऐसी अफवाह भी है
है कि ह्यूमन क्लेन का लू बाई ई बहुत हजार सालों पहले दुनिया का टॉप 10 जीनियस में से एक था, क्योंकि उसने 40 साल की उम्र में ही ब्राइट धर्मा स्टेज को प्राप्त कर लिया था और इस डिजास्टर में वो कहीं गायब हो गया था। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि तुम किसी ना किसी तरह इस सील को तोड़ना चाहते हो। जिसके बाद वो आगे कहती है कि क्या इसका मतलब डीमन सप्रेसिंग स्वॉर्ड लू बाई ई का है, पर उसके स्वॉर्ड का तो नाम फ्री स्वॉर्ड था। तो डीमन सप्रेसिंग स्वॉर्ड किसका हो सकता है, क्योंकि एशियंट टाइम से सिर्फ ह्यूमन क्लेन ही डीमंस का विरोध करते आ रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि लू बाई ई के साथ यहाँ पर कोई और भी आया होगा? जिस पर सिलो टैंग कहता है कि मैं तुम्हारे तरह इतना चालाक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे तरह हूँ, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम और मैं तो बस फाइट करके जल्द से जल्द अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर इजमिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे इस बात पर भरोसा नहीं है। तब सिलो टैंग कहता है कि तुम भरोसा करो या ना करो, यही सच है। तब सिलो टैंग आगे बोलता है कि जब ये सील यहाँ से हट जाएगा और गॉड फॉक्स क्लेन यहाँ पर वापस आ जाएंगे, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच ये दोस्ती है क्या इसी तरह बरकरार रहेगी? तब हम इजुमिंग को देखते हैं, जिसे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजुमिंग भी नहीं चाहती थी कि वे और सिलो टाइकिंग फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब वो सिलो टाइकिंग को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो सिलो टाइकिंग से कहती है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं मालूम। तब सिलो टाइकिंग उससे कहता है जब गॉड फॉक्स क्लेन यहाँ पर वापस आ जाएंगे तब तुम्हारा मून फॉक्स क्लेन किस हालत में रहेगा? तब इजुमिंग कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम और भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती, और ना ही मैं इस समय ये सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं बस अपने मून फॉक्स क्लेन को डीमन से आज़ाद करना चाहती हूँ और मेरे क्लेन को जो इतना डीमंस ने ह्यूमिलेट किया है उन सब का मैं बदला लेना चाहती हूँ। और इजुमिंग ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ के पास के पहाड़ में से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं और उस पहाड़ के पास जाकर इजुमिंग अपने डिवाइन फॉक्स वीपन की मदद से उस पहाड़ पर अपने फायर बॉल से अटैक कर देती है, जिससे उस पहाड़ के गुफा का दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद सिलो टाइकिंग और इजुमिंग वो दोनों ही उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उनके सामने एक गड्ढा होता है जिसके अंदर वो दोनों ही कूद जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर सिलो टाइकिंग वहाँ के नज़ारे को देखकर सिलो टाइकिंग कहता है कि ये तो फाउंटेन ऑफ लाइफ है, जिस पर इजुमिंग कहती है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ की मदद से हम मरते हुए को भी जिंदा कर सकते हैं और ये एक सुप्रीम ट्रेजर है। जिसके बाद सिलो टाइकिंग फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास जाने लगता है और फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास पहुंचकर उसमें अपने हाथ को डालकर उसे चेक करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि इसकी जो दोबारा से किसी को भी जिंदा करने की जो क्षमता थी वो अब इसमें मौजूद नहीं है और स्पिरिट लोटस भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि किसी ने इस पर अपने पावर का इस्तेमाल करके इस फाउंटेन ऑफ लाइफ के विटैलिटी को छीन लिया है और मुझे लगता है कि इस चीज़ को हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये सुनकर इजुमिंग इधर उधर देखने लगती है और गुफा के गेट के पास जाकर उसे टच कर उसे चेक करने लगती है। जिसके बाद वो सिलो टाइकिंग से कहती है कि इसे खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और हम दोनों ने जो आवाज़ सुना था वो ज़रूर यहीं से आया होगा जब किसी ने इसे खोला होगा। जिसके बाद वो दोनों ही गुफा के और अंदर जाने लगते हैं और थोड़ा अंदर और जाने के बाद उन दोनों के सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर सील के पावर को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। जिसे देखकर इजुमिंग कहती है कि डुगजू नहीं, ये वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और मुझे नहीं लगता कि वो उतना जल्दी अपनी इंजरी को हील कर सकता है, और अगर वो होगा भी तो इसका मतलब यहाँ पर बाई ओतियान भी कहीं छुपा होगा। पर हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज़ करके पता कर लेता है कि वो क्या चीज़ है और वो इजुमिंग से कहता है कि वो डुगजू नहीं है बल्कि वो एक स्टैचू है। जिसे सुनकर इजुमिंग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि इस स्टैचू के अंदर किसी की स्पिरिट मौजूद है। जिस पर इजुमिंग कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि उस स्टैचू के अंदर ब्राइट धर्मा स्टेज की वाइटल सोल मौजूद है। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है हाँ, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए वाइटल फायर की ज़रूरत पड़ती है और ब्राइट धर्मा स्टेज पर पहुंचने के लिए वाइटल सोल की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर फाउंटेन ऑफ लाइफ भी मौजूद है जो कि खासकर किसी के भी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करती है। और अगर कोई ब्राइट धर्मा स्टेज का वॉरियर भी मरने वाला होगा तो ये उसे भी मरने से बचा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्राइट धर्मा स्टेज का इस स्टैचू के अंदर छुपा होगा ताकि वो इस फाउंटेन ऑफ लाइफ की मदद से खुद को जिंदा रख सके। जिस पर इजुमिंग कहती है कि जिस टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करके स्पिरिट अटैचमेंट किया गया है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, जो कि एक सिंपल स्पिरिट अटैचमेंट नहीं हो सकता है। जिस पर सिलो टाइकिंग
कहता है कि पहले हम इस सील को तोड़ देंगे और अगर यहाँ पर कोई वाइटल सोल हुई तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद इजुमिंग अपने पावर का यूज़ कर उस सील को तोड़ने की कोशिश करती है और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो इस सील को तोड़ देती है, जिससे सिल्वर टाइकिंग और इजुमिंग उस गुफा से अपने आप बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद हम किसी बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को देखते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि जब से मैंने पहली बार लेवल 6 के डेमनिक बीस्ट से फाइट किया है तब से मैंने उस दिन से डरना ही छोड़ दिया है। और अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मेरे डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और ये कहकर सिल्वर टाइकिंग उस स्पिरिट पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ ब्राइट धर्मा स्टेज पर हो और तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर तुम इधर उधर भटक रहे हो और तुम बस इस फाउंटेन ऑफ लाइफ की वजह से जिंदा हो, नहीं तो तुम कब के मर चुके होते। जिसे सुनकर वो स्पिरिट और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं डुगु जिन्ने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिस पर सिल्वर टाइकिंग भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। और सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि अगर दम है तो आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता और हम डुगु जिन्ने को आसानी के लिए जिन्ने बुलाएंगे। तब जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर अपने किसी पावरफुल स्किल से अटैक कर देता है और सिल्वर टाइकिंग भी उसके अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी हम इजुमिंग और बाकी सबको देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग को एक ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट करते हुए देखकर बहुत हैरान हो गए थे और साथ ही वो परेशान भी थे कि सिल्वर टाइकिंग उसे हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि वो ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट करने गया था। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो कि जिन्ने के अटैक को अपने स्पीयर से रोक कर रखा था, जिससे उसे रोकने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, पर वो किसी ना किसी तरह उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सिल्वर टाइकिंग पीछे हो जाता है। जिसके बाद जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर फिर से अटैक कर देता है और इस बार उसने सिर्फ अपने 2 फिंगर से सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिसे सिल्वर टाइकिंग रोक लेता है और अपने स्पीयर की मदद से उसके फिंगर पर अटैक कर पीछे कर देता है। इसकी वजह से वो खुद भी बहुत पीछे हो जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग जिन्ने पर फिर से अटैक करने के लिए जाता है, जिसे जिन्ने बहुत ही रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है और सिल्वर टाइकिंग फाइनली अपने स्पीयर को बड़ा करके उसके सिर पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो स्पिरिट वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम जिन्ने को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद तुरंत सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइकिंग और जिन्ने के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहां उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं लग रहा था और सिल्वर टाइकिंग जिन्ने के अटैक को अपने स्पीयर से बहुत ही आसानी से रोक रहा था, पर जिन्ने अपने एक पावरफुल अटैक से सिल्वर टाइकिंग को थोड़ा पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर फिर से अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और सिल्वर टाइकिंग भी अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और उन दोनों के ऐसे पीछे होते ही हमारा एपिसोड 84 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 85 पार्ट 1 की शुरुआत होती है तो हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जो जिन्ने पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, पर जिन्ने बस अपने हाथ से ही सिल्वर टाइकिंग के स्पीयर को रोक देता है और दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और इन दोनों के फाइट को देखकर लग ही नहीं रहा था कि सिल्वर टाइकिंग किसी ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट कर रहा है। इसीलिए सिल्वर टाइकिंग उससे कहता है कि तुम तो ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर होते हुए भी एक बहुत ही कमज़ोर वॉरियर लग रहे हो। और सिल्वर टाइकिंग ये कहने के बाद अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर एक टाइगर की स्पिरिट आ जाती है जो कि जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। तब ये देखकर जिन्ने भी अपने धर्मा स्किल ब्लैक ड्रैगन बाइट का यूज़ कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट आ जाती है और दोनों की स्पिरिट एक दूसरे से टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर इसका फ़ायदा उठाकर जिन्ने अपने आई से लेज़र बीम निकाल कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइकिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने स्पीयर से जिन्ने पर अटैक कर देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करना छोड़ उसके स्पीयर को दूर कर तुरंत अपने ऑरा को रिलीज कर देता है और अपने किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइकिंग कहाँ मारने वाला था, वो भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर तुरंत जिन्ने पर अटैक कर देता है और जिन्ने और सिल्वर टाइकिंग एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जहाँ जिन्ने को सिल्वर टाइकिंग के अटैक को रोकने में दिक्कत हो रहा था, पर वह किसी न किसी तरह सिल्वर टाइकिंग के अटैक को रोक कर वहाँ से भागने लगता है। तो सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइकिंग अपने नए स्किल इम्प्रेसमेंट
डिफरेंट फॉर्मेशन का यूज़ कर जिन्ने को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर से जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जिन्ने सिल्वर टाइकिंग के फॉर्मेशन को तुरंत तोड़कर आज़ाद हो जाता है और सिल्वर टाइकिंग के स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइकिंग पीछे होकर अपने किसी स्किल से जिन्ने पर लगातार अटैक करने लगता है, पर उससे जिन्ने को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जिन्ने सिल्वर टाइकिंग के अटैक से खुद को बचाने में बिजी था। तो इसका फ़ायदा उठाकर सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर को बढ़ाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्ने खुद को नहीं बचा पाता और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग तुरंत ही अपने धर्मा स्किल टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ कर देता है, जिससे एक टाइगर किंग की स्पिरिट वहां पर आकर जिन्ने पर अटैक कर देती है। पर जिन्ने भी अपने किसी धर्मा स्किल का यूज़ करने जाता ही है, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी और सिल्वर टाइगर की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी सिल्वर टाइकिंग को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन को जख्मी करने की। ये सुनकर सिल्वर टाइकिंग पीछे मुड़कर उस पर अटैक करने जाता है, पर उसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कोई और नहीं डुगुजू होता है। जिसके बाद हम बायोथियान और बाकी सब डीमंस को देखते हैं, जहां वो सभी डीमंस और बायोथियान किसी स्किल का यूज़ कर डुगुजू के थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी स्किल से आज़ाद होना चाहते थे और वो फाइनली वो सब उसके कंट्रोल से आज़ाद हो जाते हैं, जिससे डुगुजू खुद ब खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और यहाँ तक कि उसके मुँह से खून भी निकलने लगता है। जिसे देखकर बायोथियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम हमें कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी और हम तो बस तुम्हारे टेक्निक की मदद से गोल्डन गॉड बॉडी चाहते थे जो कि हमें मिल चुका है, और समझ लेना कि तुमने जो हमें इतना देर तक कंट्रोल किया था वो इसका भुगतान है। बायोथियान की बातों को सुनकर डुगुजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सब मरना चाहते हो। जिस पर यांग लिंजू और यावुजू गुस्सा हो जाती है और डुगुजू पर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं, पर बायोथियान उन दोनों को रोक कर कहता है कि तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई और मार देगा, उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम इजुमिंग, नाइनटेल फॉक्स और निंकिंग फैंग को देखते हैं, जहाँ नाइनटेल फॉक्स कहती है कि तुम सब यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि ये अब गॉड फॉक्स क्लेन के रहने की जगह है। निंकिंग फैंग भी बोलता है कि किसी और क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड हमारे 100 बीस्ट माउंटेन में अलाउ नहीं है। ये सब सुनकर बायोथियान और बाकी सब डीमंस वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नाइनटेल फॉक्स और निंकिंग फैंग भी डुगुजू पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जहाँ सिस्टर लुओ आ जाती है, जहाँ उन्हें देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम तो पर्पल सी किंची स्टेज के कंप्लीट स्टेज पर पहुंच गई हो। अब सिस्टर लू कहती हैं कि तुमने जो मुझे डिवाइन फर्नेस दिया था वो लूनार ट्रू फायर से सील था और जिसे रिफाइन करने के बाद मैंने एक ही बार में 2 रियाल्म्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं तुम्हारे फाइट में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, चलो अब हम दोनों मिलकर जिन्ने को ख़त्म कर देते हैं। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर देता है और सिस्टर लू अपने मार्शल गॉड स्किल द पावर ऑफ इंक का यूज़ करती हैं, जिससे उन दोनों का अटैक एक साथ कॉम्बाइन होकर उस पहाड़ को तोड़ देता है जिसके अंदर जिन्ने छुपा होता है। पर तभी जिन्ने अपने ब्लैक ड्रैगन स्पीड से सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिससे सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू एक साथ अपने अटैक से उसे ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद सिस्टर लू जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती हैं, तो जिन्ने खुद को हारता हुआ देखकर कहता है कि सिल्वर टाइकिंग मैं तुम्हें मारने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो सील के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि लगता है ये अब सील के अंदर चला गया है। जिस पर सिस्टर लू कहती हैं कि उसने खुद को सील के साथ कॉम्बाइन कर लिया है, क्या वो ऐसा करके खुद को कैद नहीं कर रहा है, और अगर उसे सील से बाहर आना होगा तो उसे भी सील के टूटने तक का इंतजार करना होगा। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद हम नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं जो कि डुगुजू पर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर डुगुजू उन सब से कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहकर डुगुजू भी उस सील के अंदर चला जाता है, तो नाइनटेल फॉक्स कहती है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूँगी और अगली बार तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगे। तब वहाँ पर सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू भी आ जाती हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि अब हम लोगों का जाने का समय हो गया है, और वह आगे बोलता है कि मुझे आशा है कि अब हम भविष्य में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और इजुमी कहती है कि मुझे भी यही उम्मीद है कि अब मेरे लोगों को ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। जिस पर नाइनटेल फॉक्स सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि हम भविष्य में दुश्मन रहेंगे या नहीं, पर गॉड फॉक्स क्लेन के आने के बाद इस मॉर्टल वर्ल्ड में हम में कोई नहीं रोक पाएगा।
ह्यूमंस भी नहीं रोक पाएंगे। जिस पर सिस्टर लू कहती है कि अच्छा होगा अगर वो ह्यूमन से टकराने की गलती ना करे। तो इसे सुनकर नाइनिटेल फॉक्स गुस्सा हो जाती है तो उसे यूजमिंग शांत कराने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और निंग किंग फैंग भी सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 100 वेस्ट माउंटेन के तीनों क्लेन अब भविष्य में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे और हम वार मॉन्गर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर निंग किंग फैंग भी वहाँ से चला जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग सिस्टर लू से कहता है कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकेंगे और जब इस लू सुमिंग और ची बिलोंग ब्रेक थ्रू कर लेंगे तब हम सब एक साथ होली सिटी के बॉर्डर पर जाएंगे। जिसके बाद हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं जहाँ सिल्वर टाइकिंग और बाकी सब होली सिटी के बॉर्डर के पास पहुंच गए थे, जहाँ होली सिटी का यंग मास्टर सिल्वर टाइकिंग को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि सिल्वर टाइकिंग फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद वो सिल्वर टाइकिंग को अपने साथ एक टेंट के अंदर ले जाता है और सिल्वर टाइकिंग कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि मैं वार गॉड गार्ड्स को अपने साथ सबसे छुपाकर होली सिटी के बाहर ले आकर यहाँ बैटल के लिए तैयार हो जाऊं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक काम था, पर तुमने सही समय पर ह्यूमन क्लेन के गद्दार बाई और तियान को ढूंढ निकाला। नहीं तो अगर होली सिटी को कुछ हो जाता तो इन सब का जिम्मेदार मैं होता। जिस पर सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अब होली सिटी में कोई भी बाई और तियान और या यू हान की तरह गद्दार नहीं छुपा होगा। और सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि अब हमें जल्द से जल्द इन तीनों क्लेन के फाइट को खत्म करना होगा। जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे आने से पहले आयरन स्पीयर आर्मी के आयरन जनरल से बात किया था ताकि आगे क्या करना है इसके बारे में प्लान बना सकें, और अब तुम्हारे यहाँ आने से मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हमारा प्लान जरूर काम करेगा। जिस पर सिल्वर टाइकिंग पूछता है कि आपका प्लान क्या है। तब वो सिल्वर टाइकिंग को बताता है कि सिल्वर टाइकिंग तुम एक टीम को लीड करोगे डीमंस पर अटैक करने के लिए और तुम्हारे साथ सिस्टर लू और ची बिलोंग और जनू चैनयान भी रहेंगे और बाकी सब जो बचेंगे वो सब मेरे साथ वार मॉन्गर्स पर अटैक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वार मॉन्गर्स की स्ट्रेंथ तीनों बीस्ट क्लेन के अटैक की वजह से कमज़ोर हो गया है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि मैं आयरन स्पीयर आर्मी के साथ वार मॉन्गर्स को जरूर हरा दूंगा और वार मॉन्गर्स के हराने के बाद मैं डीमंस के टेरिटरी को चारों तरफ से घेर लूंगा और डीमंस के साथ फाइट करने के लिए मैं तुम्हारे मदद करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। पर इस प्लान का सबसे हार्ड पार्ट ये है कि क्या मेरे आने तुम्हारी आर्मी डीमन के अटैक को रोक पाएगी या नहीं। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कुछ सोचकर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आपका प्लान जरूर काम करेगा। और सिल्वर टाइकिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड 86 यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 87 की शुरुआत होती है तो हम यंग मास्टर और सिल्वर टाइकिंग को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ यंग मास्टर सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं कि तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि हम लोगों का ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि डीमंस की आर्मी हमारे आर्मी से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी है। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि दरअसल वो सब कितने भी बड़ी संख्या में हो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिल्वर टाइकिंग की ऐसी बातों को सुनकर यंग मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं और सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंच गई है। पर वो अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं और वो सिल्वर टाइकिंग से कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट किए बिना तुम इतना पावरफुल नहीं हो सकते हो। भले अभी तुम इतना पावरफुल हो गए हो कि तुम्हें गोल्डन मार्शल गॉड के अलावा कोई नहीं हरा सकता। जिस पर सिल्वर टाइकिंग उनसे कहने लगता है कि इसके बारे में तो मैं अभी पूरे डिटेल में नहीं बता सकता, पर हाँ मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ आपके प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे पहले इस प्लान में जितने भी आर्मी की टीम लगेगी उन सबको आपको तैयार करना होगा। इसके साथ ही आपको इस वॉर के लिए प्रिपरेशन भी करनी होगी। और एक बात कि मैं किसी भी वॉर को लीड करने में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आर्मी की ट्रूप को लीड करने का टास्क सिस्टर लू को दे दिया जाए, क्योंकि वो इन सब कामों में मुझसे बेहतर हैं। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बातों से एग्री करता हूँ। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिल्वर टाइकिंग को टेंट के बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ वो टेंट के बाहर आने के पास अपने लाइटनिंग हॉर्स के पास जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम एक लेवल 5 के डेमनिक बीस्ट बन चुके हो। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग उसे कुछ खिलाता हुआ कहता है कि यही मौका है तुम्हारे पास ताकि तुम भी शियाओ बाई की तरह पावरफुल हो जाओ। दोस्तों शियाओ बाई सिल्वर टाइकिंग के पपी का नाम है और अब सिल्वर टाइकिंग के हॉर्स को हम शिवा फैन बुलाएंगे और जिस चीज़ को खाने के बाद शिवा फैन वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है जब मैं ड्रैगन बॉल को रिफाइंड कर लूँगा तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद तुम मेरे फ्यूचर में होने वाले सारे बैटल्स में तुम मेरा साथ दोगे। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिल्वर टाइकिंग को एक टेंट के अंदर बैठा हुआ देखते हैं।
हैं, जहाँ सिल्वर किंग कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जेनुई चैनयान होता है, जो कि टेंट के अंदर आ जाता है। जिसे देखकर सिल्वर किंग उससे कहता है कि मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तुम इसकी खबर सुनकर तुम मुझसे मिलने के लिए परेशान हो गए होगे, पर जब मैं यहाँ पर आया तो तुम तो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल नहीं आए। जिस पर जेनुई चैनयान बोलता है कि मैं रिट्रीट में था, क्योंकि आजकल की यंगर जनरेशन बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, और अगर मैं अपने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे डर है कि मैं इन सब से पीछे रह जाऊंगा। जिस पर सिल्वर किंग हंसते हुए कहते तो सिर्फ कुछ हजार लोग ही बचे हुए हैं, और कुछ तो क्लेन्स ऐसे भी हैं जो कि अपने ख़त्म होने के कगार पर आ चुके हैं, पर उनमें से 200 क्लेन्स में से भी 10 पावरफुल क्लेन्स हैं। और जेनुई चैनयान के ये बोलते ही हमारा एपिसोड 87 यहीं पर समाप्त हो जाता है। सिल्वर किंग एपिसोड 88 की शुरुआत होती है, तो हम सिल्वर किंग और जेनुई चैनयान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जेनुई चैनयान सिल्वर किंग से कहता है कि उस 200 क्लेन्स में से सिर्फ 10 ऐसे क्लेन्स हैं जो कि बहुत पावरफुल क्लेन है, जिसमें से 5 क्लेन्स के पास गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म के पावरफुल पर्सन भी मौजूद है, जो कि इस समय अभी रिट्रीट में है, ताकि वह सब गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर सके। और जो सी क्लेन्स ड्रैगन के द्वारा लीड किए जाते हैं, वो क्लेन्स पिछले कुछ सालों से बहुत एक्टिव है, और मुझे लगता है कि वो सब समुद्र से निकलकर ज़मीन पर आना चाहते हैं। और तुम भले ही इस दुनिया को अभी इस समय शांत देख रहे हो, पर ये सच नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने होली सिटी पर पहली बार कदम रखा था तो मुझे खबर मिल चुका था कि ईस्ट के सी ड्रैगन पैलेस के 9th हेवन डिवाइन मिरर में, जो कि ड्रैगन्स का है, उसमें कुछ बदलाव देखा गया है। जिसे सुनकर सिल्वर किंग भी हैरान हो जाता है और कहता है 9th हेवन डिवाइन मिरर, इसके बारे में ऐसी अफवाह भी है कि जब इस दुनिया का जन्म हुआ था तो इस दुनिया के साथ इसका भी जन्म हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ट्रेजर है जो कि गॉड्स के द्वारा छोड़ा गया है। और मुझे जहाँ तक याद है कि अभी तक 9 हेवन डिवाइन मिरर में बस 2 बार बदलाव देखे गए हैं। तो इसे सुनकर जेनुई चैनयान बहुत हैरान होकर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भी मालूम है। जिसके बाद वो सिल्वर किंग से आगे बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, अब तक इसमें सिर्फ 2 बार बदलाव देखे गए हैं और ये तीसरा है। और जब भी 9th हेवन डिवाइन मिरर में कोई बदलाव देखा गया है तब तक इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि जब पहली बार 9th हेवन डिवाइन मिरर में बदलाव देखा गया था, तब इस दुनिया में किसी ने डार्क स्टार रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर कलरफुल रेड मार्शल रियाल्म में पहुंच गया था। और जब ये दूसरी बार हुआ था तब 1 लाख से भी ज़्यादा क्लेन्स के बीच एक दूसरे पर नेतृत्व करने के लिए फाइट करना स्टार्ट हो गया था। और ये तीसरी बार है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार क्या हुआ होगा? और ये तो हमें कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या हुआ है, पर कुछ सालों से रियाल्म्स को ब्रेक थ्रू करना पहले से बहुत आसान हो गया है। और एक बार जब मार्शल आर्ट्स के जो लॉस्ट रियाल्म्स हैं ये सब वापस आ जाएंगे, तब मुझे लगता है कि गोल्डन मार्शल गॉड का एक ग्रुप या फिर ब्राइट धर्मा स्टेज के पावर हाउस बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल सकते हैं लगता है। तो अब तो मुझे इस मामले को अब ज़्यादा अटेंशन देना होगा। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिल्वर किंग को टेंट के बाहर आते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर यंग मास्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिल्वर किंग उनसे पूछता है कि क्या हुआ है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, और वे हंसते हुए सिल्वर किंग से कहते हैं कि मैं रिट्रीट में जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को रिट्रीट का मतलब नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी एनाइम में रिट्रीट का मतलब होता है कि अगर कोई अपने रियाल्म को ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो वो पर्सन कहीं जाकर शांति से अपनी कल्टीवेशन कर उस रियाल्म को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, और जब तक वो उस रियाल्म को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक वो उस कोशिश करता रहता है। तो चलिए अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिस पर सिल्वर किंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुरंत सिल्वर किंग कहता है 1 मिनट रुकिए, अब अभी तो वॉर स्टार्ट होने वाला है और आप रिट्रीट में जा रहे हैं। तो इस पर यंग मास्टर बोलते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब सिल्वर किंग बोलता है तो क्या इसमें मेरी गलती है? जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं कि हाँ, और मैं बहुत समय से ब्रेक थ्रू करना चाहता था, पर इसके लिए मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था, पर अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि जो दोनों क्लेन से फाइट करने का जो प्रेशर है उससे, और जो मुझे तुमसे रिवर्स गॉड बोन रिफाइनमेंट टेक्निक मिली है उसकी मदद से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार
ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और सिर्फ मैं ही नहीं रिट्रीट में हूँ, बल्कि आयरन जनरल ने भी मुझे कल रात मैसेज भिजवाया था कि वो भी अब रिट्रीट में जा रहे हैं ताकि वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट कर सके। जिसके बाद यंग मास्टरमाइंड नीमन बहुत खुश हो रहे थे और हंसते हुए सिलो टाइकिंग से कहते हैं तब तक के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है और आर्मी की जिम्मेदारी मैंने वाइस डीन लू को दे दी है और पूरी आर्मी तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करेगी। और अगर दोनों क्लेन्स ने अटैक कर दिया तो तुम पूरी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे सकते हो। और ये कहने के बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद सिल्वर टाइकिंग सोचने लगता है कि अगर ये दोनों ही ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो इससे हमारे आर्मी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अगर ये दोनों ही गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए तो इससे ह्यूमंस की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सिल्वर टाइकिंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि यावजू आपसे कैंपस के बाहर मिलना चाहती है। जिसे सुनकर सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है वो कैंपस के बाहर खड़ी है जबकि डीमंस तो हम सब से बहुत पहले आ गए थे और इस समय वो सब बहुत पावरफुल भी है। अगर वो सब चाहते तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम पर अटैक कर सकते थे, पर उन सब ने ऐसा नहीं किया और वो यहाँ पर मुझसे मिलना चाहती है। चलो पहले जाकर देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है और उसका क्या पर्पस है। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग यावजू से मिलने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 88 यहीं पर समाप्त हो जाता है। 89 की शुरुआत होती है तो हम सिस्टर लू को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग और यावजू को बात करते हुए देख रही होती हैं। जिसके बाद हम यावजू को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि सिल्वर टाइकिंग तुम तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए, इसके बारे में तो तुमने किसी को भी पता नहीं चलने दिया और अब तो तुम अपने हर एक काम को बहुत ही सीक्रेट तरीके से कर रहे हो। जिस पर सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि मुझे फालतू की बातें नहीं पसंद है और तुम्हें जो भी कहना है तुम उसे सीधे सीधे कह सकती हो, ऐसे बातों को घुमाकर मुझसे बात मत करो और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तब यावजू कहने लगती है कि बहुत सोचने के बाद हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम इस फाइट को यहीं पर रोक देंगे क्योंकि जो डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई बहुत बड़ी छुपी हुई कहानी है और जिससे इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए अगर दोनों क्लेन्स के बीच फाइट ना हो तो यही अच्छा होगा। जिस पर सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि क्या तुम डर गई हो या फाइट को रोकने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद है। जिस पर यावजू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो कि डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई छुपी हुई कहानी है जिसके वजह से इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए ये फाइट हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं ही सबसे पहले इस क्लेन्स के बीच होने वाले फाइट से विड्रॉ करती हूँ और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो तुम हमारे साथ मेरे मिलिट्री कैंप एक बार आकर देख सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है ठीक है। तब यावजू सिल्वर टाइकिंग कहती है पर सिर्फ तुम अकेले आओगे। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है ठीक है और वो बाकी सब सोल्जर्स और सिस्टर लू को उसके पीछे आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं गोल्डन मार्शल गॉड के बिना भी कभी भी कहीं भी अकेले जा सकता हूँ। जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग यावजू के साथ उसके डीमंस के कैंप में चला जाता है जहाँ बहुत से डीमंस के सोल्जर्स सिल्वर टाइकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब यावजू सिल्वर टाइकिंग से पूछती है कि तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है और अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम्हारी इतनी छोटी सी आर्मी से मैं नहीं डरता। पर तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टाइकिंग को बायोथियान और पर्पल और गोल्ड वुल्फ और बाकी सब डीमंस ने सिल्वर टाइकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उन सब को देखने के बाद सिल्वर टाइकिंग उन सभी से कहता है कि यहाँ पर याओ ली लिंग क्यों नहीं मौजूद है या फिर उसे गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में कोई ट्रेजर मिल गया है जिससे वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अभी भी इस समय रिट्रीट में है ताकि वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट कर सके। तब बायोथियान सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि इस समय तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे। जिस पर सिल्वर टाइकिंग हंसते हुए बोलता है कि तुम मानो या ना मानो अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी इस समय तुम्हें मारकर यहाँ से बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर टाइकिंग की ऐसे बातों को सुनकर वहाँ के डीमन सोल्जर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब पर्पल वुल्फ बोलता है कि हम सब इस क्लेन्स फाइट को रोकना चाहते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डर गए हैं और हम तो इस फाइट को सिर्फ इसलिए रोकना चाहते
चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। और अगर तुम याओ ली लिंग को ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाहते हो तो इस वजह से ये क्लेन फाइट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लोग इंजर्ड हो जाए या फिर मारे जाए, पर मुझे लगता है कि इसके लिए भी तुम सब अभी पूरी तरह से एग्री नहीं हो, और अगर ऐसी बात है तो क्यों ना 1 to 1 फाइट करें। और सिलो टाइकिंग ये सब बायोतियान की ओर देखते हुए कह रहा था। तब वो बायोतियान से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है मुझसे फाइट करने के लिए तो आ जाओ, हो जाए एक मैच। जिस पर बायोतियान अपने डेमनी टाइगर किंग के मास्क को पहनकर अपने डेमनी टाइगर किंग के फॉर्म में आकर सिलो टाइकिंग से कहता है कि डेमनी टाइगर किंग सिलो टाइकिंग से डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बायोतियान के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखो, तुमने मुझे मारने के लिए कई हजार किलोमीटर तक मेरा पीछा किया, पर उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। जिस पर सिलो टाइकिंग हंसने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही जल्दी है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा कर दूंगा। और जब इस दुनिया की सिचुएशन फिर से ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही डीमंस की टेरिटरी में आकर तुम्हें मार डालूंगा। सिलो टाइकिंग की बातों को सुनकर याबुजो गुस्सा हो जाती है और सिलो टाइकिंग से कहती है कि सिलो टाइकिंग तुम ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि पिछली बार तुम डीमंस की टेरिटरी से इसीलिए बचकर आ गए थे, उस समय तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, पर इसका मतलब अभी ये नहीं है कि तुम जो भी चाहो हमारे डीमंस की टेरिटरी में कर सकते हो। तभी वहाँ पर एक डीमन बोलता है कि इतना यंग एज में इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एरोगेंट लोग बहुत जल्द ही मारे जाते हैं। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि मैं ज़्यादा एरोगेंट नहीं हूँ, बल्कि डीमंस बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। सिलो टाइकिंग के ये कहने से याबुजो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, पर सिलो टाइकिंग उससे तुरंत कहने लगता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे कैंप में अकेले आता हूँ तो मैं तुम्हारे कैंप में कहीं भी जा सकता हूँ। तब हम याबुजो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी तो इसीलिए वो शांत हो जाती है। तब सिलो टाइकिंग कैंप में घूमने लगता है, जहाँ वो पहाड़ पर जहाँ सिलो टाइकिंग अपने किसी स्किल की मदद से नीचे देखता है तो उसे पहाड़ के नीचे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पर तभी याबुजो वहाँ पर आकर कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब सिलो टाइकिंग याबुजो से कहने लगता है कि मुझे पुराने दिन याद आ गए जब बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिर रहा था और मुझे इसी रास्ते पर डीमंस ने रोकने की कोशिश की थी और इसी रास्ते पर मैंने याओ यान को मार डाला था, पर इन सब चीज़ों को बीते हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। तब डेमनी टाइकिंग सिलो टाइकिंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि डीमंस ने भले इस वॉर को रोकने का डिसाइड किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बहुत ही आसानी से बुली कर सको। बाद में और या फिर बहुत जल्द तुमने जितने भी डीमंस का खून बहाया है तुम्हें उन सब का हिसाब देना होगा। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुमने भी जो ह्यूमंस के साथ गद्दारी की है मैं भी उसका बदला तुमसे बहुत जल्द लूँगा। तब डेमनी टाइकिंग सिलो टाइकिंग से बोलता है अगर तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सब मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। जिस पर डेमनी टाइकिंग सिलो टाइकिंग से कहता है कि डीमंस इस वॉर को रोकना चाहते हैं तो ह्यूमंस के लिए यही अच्छा होगा कि वो हमें अब प्रोक करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्लेन फाइट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब सिलो टाइकिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे मालूम है। जिस पर डेमनी टाइकिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को होली सिटी जाते हुए देखते हैं, जहाँ होली सिटी के बॉर्डर पर सभी लोग सिलो टाइकिंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और सिलो टाइकिंग के वहाँ आने के बाद वो सभी एक साथ एक टेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सिलो टाइकिंग पहुंचकर एक चेयर पर बैठकर उन सभी को फाइट के लिए तैयार होने को कहता है। तब सिस्टर लू भी सभी को ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से जाकर आर्मी को फाइट के लिए तैयार करो। जिसके बाद सिस्टर लू सिलो टाइकिंग से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम बाई साओतोंग और आयरन जनरल के रिट्रीट से वापस आने तक का इंतजार भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, बाई साओतोंग यंग मास्टर का नाम है और अब हम उन्हें बाई शाओ बुलाएंगे। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डीमंस का फाइट को रोकने के पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पस है और वो अभी के लिए इस फाइट को रोककर इस समय का यूज़ करके वो सब अपने मेन पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं डीमंस के कैंप में गया था तो मुझे 3 बातों के बारे में पता चला है। पहला कि वो सभी ऐसा दिखा रहे हैं कि याओ ली लिंग अपने गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को एक्टिवेट करने के लिए उनके कैंपस के बीचों बीच वाले टेंट में मौजूद है, पर जब मैंने अपने 6 प्रेसिजन टेक्निक का यूज़ कर चेक किया तो वहाँ पर कोई नहीं था। और दूसरा कि मैंने बार बार बायोतियान को ये याद दिलाया कि मैंने याओ यान को मार डाला और यहाँ तक कि मैंने डीमंस को भी बहुत कमज़ोर बोला था, पर इसके बावजूद भी उन सब ने
ने कुछ नहीं किया और मेरे बातों को चुपचाप सहते रह गए। और तीसरा, मुझे वहाँ पर किसी के पंजों के निशान भी दिखाई दिए हैं जो उस फिजिक ड्रैगन ऐप के पंजों से मिलते जुलते हैं। और जब मैंने पिछली बार डीमन फॉरेस्ट गया था तब मैंने ऐसे बीस्ट को देखा था जो कि अपने गोल्डन डिवाइन इफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं तीनों कारणों की वजह से और साथ ही बायोतियान और डीमंस के इन स्ट्रेंज हरकतों की वजह से मुझे पूरा शक है कि ये सब इस फाइट को रोककर बस इस टाइम को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब डिवाइन बीस्ट वेव के आने का इंतजार कर रहे हैं। और सिल्वर टैंकिंग ये बोलते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।